ख्वाबों का कारवां हुमा कुरैशी मुकम्मल नावल न्यूयॉर्क के दिल में वाक़ मशहूर टीवी स्टूडियो जिसकी बुलंदोबाला खिड़कियों से न्यूयॉर्क की जगमगाती रोशनियों का नज़ारा बआसानी किया जा सकता था। स्क्रीन पर शहर के मशहूर मकामात टाइम्स स्क्वायर, ब्रुकलिन ब्रिज और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के मनाज़िर चल रहे थे, जिससे साफ ज़ाहिर था कि इस शो का ये ख़ास एपिसोड न्यूयॉर्क की सरज़मीन पर फ़िल्माया जा रहा है। स्टूडियो के अंदर माहौल निहायत पुरतपाक था। दीवारों पर दुनिया के बड़े कॉमेडियंस की तस्वीरें आवेज़ा थीं। रॉबिन विल्स, एडी मर्फी और जेरी स्टिफलैंड जैसे लीजेंड्स के साथ अब ईसा अब्दुल्ला की तस्वीर भी जगमगा रही थी, जिसको खास तौर पर द कॉमेडी किंग ऑफ पाकिस्तान के उन्वान से नुमाया किया गया था। लाइट गोल्डन रंग के इम्तियाज से सजा जदीद स्टेज, जहां दरमियान में एक शफाफ ग्लास टेबल रखा था और इसके इर्द गिर्द दो आरामदेह कुर्सियां थीं। स्टूडियो की रोशनी में ईसा अब्दुल्ला की खूबरू शख्सियत वाज़ेह थी। वो बेहद मुतमईन नजर आ रहा था, मगर इसकी सियाह आंखें बुझी बुझी सी थीं, जो हमेशा चमकती दिखाई देती थी। सियाह रंग सूट में मलबूस बेहद पुरएतमाद अंदाज में बैठा ईसा अब्दुल्ला पाकिस्तान का मशहूर कॉमेडियन, जिसकी जहानत और मज़े की धाक अब बैनुल अक़वाम सतह पर भी बैठ रही थी। इसके सामने मशहूर अमरीकी मेज़बान बैठा था, जिसने हाथ में मुख्तलिफ कार्ड्स पकड़ रखे थे। वेलकम टू द शो, ईसा अब्दुल्ला। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। You are Pakistan top comedian and now making these international. How does it feel? How does it feel? ईसा अब्दुल्ला, हमारे शो में खुशामदीद। आपसे मुलाकात हमारे लिए बाइस मुसर्रत है। आप पाकिस्तान की टॉप कॉमेडियन हैं और बैनुल अक़वाम सतह पर भी धूम मचा रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है ये सब? अमरीकी मेज़बान ने रस्मी अंदाज में शो का आगाज़ करने के बाद पुरजोश अंदाज में सवाल किया था। Pleasure is all mine, and let me create you. I am not just Pakistan top comedian, I am also my grand boss disappointment. ईसा ने इब्तिसाम अब्दुल्ला की झिड़कियां याद करके हल्के से हंसते हुए माइक के करीब होकर मोहब्बत से कहा था। रियली बट वाई? मेजबान मुस्कुराया था। दरअसल ग्रैंडपा चाहते थे कि मैं इनके खानदान का इकलौता वारिस फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूं, मगर बकौल बाबा के मैं लोगों को तफरीह कराने वाला चोकर बन गया। वो मखसूस अबो लहजे में अमेरिकन एक्सेंट में बोलता मुस्कुराहट छुपा गया था। हा हा हा, दैट इंटरेस्टिंग। वैसे पाकिस्तान से यूं अमेरिका तक मशहूरी का सफर कैसा रहा? सफर तो सफर होता है। वो कहते हैं ना कि मंजिलों को क्या मालूम रास्ते ने क्या कुछ छीन लिया हमसे। इसकी गहरी संजीदगी पर पाकिस्तान में ये शो देखते अब्दुल्ला हाउस के मकीनों ने इस कदर दिल से महसूस किया था। आपके मुताबिक नज़ा ज़राफ़त किसकी ज़्यादा अच्छी है, पाकिस्तानी या अमेरिकन? वो एक बार फिर सवालिया अंदाज में बोला था। देखिए, पाकिस्तान में कॉमेडी करने के लिए कॉमेडियन होना ज़रूरी नहीं। वहाँ जब मैं मज़ाहिया बातें करता हूँ, तो सब हँसते हैं, लेकिन जब सियासतदान संजीदा बातें करते हैं, तब भी सब हँसते हैं, क्योंकि दोनों ही की बातों में सिवाय तसल्लियों और दिलचस्प मुकालमों के कुछ नहीं होता। अपनी सलाहियतों की ऐसी नाकदरी देख मैंने सोचा, क्यों ना अपनी सलाहियतों का जादू कहीं और आज़मा लिया जाए। इसके ज़ुबानी जवाब पर मेज़बान और नाज़रीन सबका ही कहका बुलंद हुआ था। वो मज़ीद सवालात के दिलचस्प जवाबात देता, माहौल पर छाया हुआ था। इससे कबल कि हम इख्तिताम की जानिब बढ़ें, आप ये बताएँ कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं? ईसा ने एक पल को तौक़्क़ुफ़ लिया, फिर शौक़ी से बोला था, हो सकता है कि मैं अपना बैनुल-अक़वाम कॉमेडियन शो शुरू करूँ या फिर पाकिस्तान में सदर के ओहदे के लिए खड़ा हो जाऊँ। क्योंकि सच कहूँ तो अगर कॉमेडियन लोगों को हँसा सकते हैं, तो वो यकीनी तौर पर मुल्क भी बेहतर अंदाज़ में चला सकते हैं। स्टूडियो में ज़ोरदार कहके गूंजे थे, नाज़रीन ने तालियाँ बजाईं और इंटरव्यू का अख्तिताम हुआ, जबकि वो मुस्कुराता चेहरा पाकिस्तान में मौजूद हर शख्स को ही उदास लग रहा था। मुक़द्दस बिंते यूसुफ कमरे की दीवार से टेक लगाए पत्थर की बेहिस्सो हरकत बैठी थी। वीरान आंखें खला में किसी तैर में रही नुक्ते पर जमी हुई थी, जैसे वो इस दुनिया में होकर भी इसका हिस्सा ना हो। आंसू इसकी बंजर आंखों से खुश्क हो चुके थे। शायद इसलिए अब रोने की हिम्मत भी खत्म हो गई थी। चंद घंटों पहले ही वो अपने वालिदैन को मिट्टी के सुपुर्द कर चुकी थी। वही वालिदैन जो इसके जीने की वाहिद वजह थे, जो इसकी हर सांस के मुहाफिज थे। लेकिन आज आज वो सब खत्म हो चुका था। सामने शीशे की छोटी सी मेज पर रखे चाय के कप से भाप उठ रही थी, मगर मुकद्दस ने इसे छूने की भी ज़हमत नहीं की थी। इसके इर्द-गिर्द बैठे कुछ रिश्तेदार अफ़सोस के लिए रस्मी जुमले अदा कर रहे थे, मगर इनकी आवाज़ें इसके लिए बेमायने सी थीं। इसके दिल में अब किसी के लिए कोई महसूसात नहीं थे, जैसे ज़िंदगी का सारा रंग किसी ने एक झटके में निचोड़ लिया हो। सन्नाटे में इसे अपनी प्लेट में ले रखा था और वो बस एक ही सवाल के गिर्द घूम रही थी, ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? वो अपने रब से शिकवा कराती। हवा के एक ठंडे झोंके ने माहौल में ताज़गी सी बख्श दी थी। मगर मुकद्दस की खामोशी जूं की त्यों रही। इसे महसूस हो रहा था जैसे वो अपने ही वजूद में कैद हो गई हो। एक ऐसी कैद जहाँ ना कोई आवाज़ थी, ना कोई उम्मीद। हाय मेरी बच्ची, भाई-भाभी के बाद तो बिल्कुल तन्हा रह गई है। इन्होंने अफ़सोस का इज़हार किया जो रिश्ते में इसके बाप की बहन लगती थी। अल्लाह पाक सब्र देगा बच्ची को। हमें तो इनकी मौत का सुनकर बहुत दुःख हुआ। पहले ही लेपालक होने की वजह से इसकी ज़ात पर कम सवाल उठते थे, जो अब माँ-बाप का साया भी सर से चला गया। वो लहज़े में बहुत अफ़सोस समाकर बोली। मुकद्दस की आँखों से आँसू रवानगी से बहने लगे थे। वो एक लम्हे में इसका दिल नोच चुकी थी। शायद ये दुःख हमेशा के लिए इसका हमसफ़र बनने वाला था। शायद अब ज़िंदगी सिर्फ़ एक तवील सी रात थी, जिसकी कोई सुबह नहीं थी। मगर जिसने आज़माइश में डाला था, बेशक वो बेहतरीन सद्देबाप करने वाला था। न्यूयॉर्क की एक मसरूफ सड़क पर ठंडी हवा के झोंके दरख्तों को झुला रहे थे।
हर शख्स अपने अपने कामों में मसरूफ था। पैंट की जेब में हाथ डाले ईसा एक मशहूर कॉफी शॉप के अंदर दाखिल हुआ था, जहां लोगों की अक्सरियत खामोशी से लैपटॉप स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठे काम में मगन थे। वो सीधा काउंटर की तरफ बढ़ा, जहां एक खुश मिजाज बारिस्टा कॉफी बनाने वाला खड़ा था। वेलकम टू ब्रो हेवन, व्हाट डू यू लाइक टू हैव सर? बारिस्टा ने खुश अखलाकी से पूछा। ईसा ने जरा इर्द गिर्द में सरसरी सी निगाह दौड़ाई और फलसफियाना अंदाज में बोला, एक सवाल का जवाब तो दो। क्या यहाँ की कॉफ़ी पीने से वाक़ई इंसान के दुःख कम हो जाते हैं? या फिर मेरे जैसे गरीब पाकिस्तानी को एक कॉफ़ी के मग पर डॉलर से बिल दुःख में मज़ीद इज़ाफ़ा कर देता है? बादशाह पहले तो कुछ लम्हे हैरानी से इसे देखता रहा, फिर ज़ोर से हँसा। वेल सर, दैट्स डिपेंड ऑन योर प्रेफर्ड फ्लेवर ऑफ स्वीटनेस एंड कॉफ़ी। आफ्टर ऑल, sweetness here is the powder to bleach out bitterness. सर, ये तो इस बात पर मुनहसर है कि आप अपनी कॉफ़ी में कितनी चीनी लेना पसंद करते हैं, क्योंकि मिठास तल्खियों का असर ज़ायल कर देती है। ईसा ने ताज्जुब से नफ़ी में सर हिलाया। मतलब, अब अमरीका में भी दर्द भुलाने की कोई दवा मैसर नहीं। क्या फ़ायदा सुपर पावर होने का? अच्छा, एक काम करो, मुझे स्ट्रॉन्ग सी ब्लैक कॉफ़ी बना दो, और अगर मुमकिन हो तो इसमें पाकिस्तानी माओ वाली शफ़क़त व वाफ़िर मिक़दार में ऐड कर देना। बास्टास अजीब से शख्स को देख हँसा। I am afraid we only have a limited out and regular milk. No माओ वाली शफ़क़त in stock today. माज़रत चाहता हूँ, हमारे पास सिर्फ़ बादाम, जेली और आम दूध है। आज माँ वाली शफ़क़त स्टॉक में नहीं है। ईसा ने ज़रा अफ़सोस से नफ़ी में सर हिलाया, जबकि इसने कॉफ़ी का मग इसकी जानिब बढ़ाया था। ईसा ने कॉफ़ी का कप उठाया और पहला घूँट लिया, फिर फ़ौरन चेहरा बिगाड़ लिया। अल्लाहू अकबर! ये कॉफ़ी है या मेरी सादगी का इम्तिहान ले रहे हो? सर, इज़ देयर अ प्रॉब्लम? बारिस्टा ने हैरानी से पूछा। हाँ भाई, ये टेस्ट इतना सफोकेटेड है कि मेरी पाकिस्तानी ज़बान इंसल्ट महसूस कर रही है। ईसा ने ज़रा संजीदगी से कहा था। पास बैठे अमरीकी ने हँसते हुए मशवरा दिया था। यू शुड ट्राई आवर क्रीमी लाटा। इट्स अ स्वीट। ईसा ने रुख इसकी जानिब किया था। पाकिस्तान में स्वीट चीज़ों की कमी नहीं है भाई। वहाँ तो मोहब्बत भी फ्री में मिलती है और हलवा भी। खैर, वो तुम नहीं समझोगे। मगर यहाँ एक फ़ायदा है कि मोहब्बत भी इंस्टॉलमेंट पर मिल जाती है। इसके जवाब पर इसके जवाब पर समझ आया हो या ना आया हो, मगर इसने जिस अंदाज़ में कहा था, सबने ही ठहाका लगाया था। कुछ लोग इसकी तरफ मुतवज्जा होकर हँसते हुए सर हिलाने लगे, और बारिस्टा ने मुस्कुराते हुए इसे मुफ्त में एक और कॉफ़ी पेश की थी। सर, दिस अनाउंस ऑन द हाउस। सर, ये हमारी तरफ से है। ईसा ने ज़रा फ़ख्र से एक अमरीकी की जानिब देखा, जो इसे पहचान कर मज़ाहिया जुमला कस रहा था। देखा, इसे कहते हैं मुफ्त की इज्जत और फ्री की कॉफ़ी। इसके अंदाज पर एक और जोरदार कहका पड़ा, और वो सर झटक कर शुक्रिया अदा करता अपनी कॉफ़ी हाथ में पकड़े मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया था। रात का सियाह अंधेरा हर सू फैल चुका था। पहले पहर का वक्त था। अब्दुल्ला हाउस की वसी और सरसब्ज़ लॉन में बल्ब की नीम रोशनी फैली हुई थी। दरमियान में रखी मेज पर चाय के बर्तन रखे थे, मगर किसी का ध्यान चाय पर नहीं था। सभी ईसा को लेकर परेशान दिखाई दे रहे थे। लान में रखी आरामदेह नशिस्तों पर ईसा के वालिद अर्शमान अब्दुल्ला, वालदा आयशा, चचा उस्मान अब्दुल्ला और चची फरीहा सब मौजूद थे। सभी ईसा को लेकर परेशान थे, जो 2 साल से बिला वजह बाहिर था और पाकिस्तान लौट कर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाबा, अगर इस बार भी वो कोई बहाना बनाकर रुक गया तो? पिछली बार भी इसने यही कहा था कि आएगा, मगर फिर कोई ना कोई मसरूफियत निकाल ली। अर्शमान अब्दुल्ला ने थके हुए लहजे में कहा। इस बार ऐसा नहीं होगा अर्शमान, बस बहुत हो गया। इसने बहुत चला ली अपनी मर्ज़ी, अब मैं इसकी कोई बहानेबाज़ी नहीं चलने दूँगा। इसके लहज़े में मुकम्मल यकीन था। मगर बाबा, वो वहाँ अकेला है। सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुज़ारी है, इसका दिल नहीं लगता वहाँ। मगर वो खुद को अज़ियत देने के लिए वहाँ रहने पर वाज़िद है। इन्होंने दुःख भरे लहज़े में कहा था। ये दिल लगने या ना लगने की बात नहीं भाभी, इस घर को अब अपने वारिस की ज़रूरत है। बाबा जान बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसे वापस आना होगा। उस्मान साहब और फरीहा, जो बिल्कुल खामोश थे, अब बाद में हिस्सा डाला था। अगर वो वाक़ई नहीं आना चाहता तो ज़बरदस्ती का कोई फ़ायदा नहीं। जो हमेशा से ईसा के फ़ैसलों के हिमायती रहे थे, गहरी सोच में डूबे, आहिस्ता से गोया हुए। अपनी बेटी की हरकत के बाद से वो वैसे भी ज़्यादातर मामलात में खामोश ही रहते थे, क्योंकि जवान औलाद कब मुँह को आ जाए कुछ खबर नहीं होती। ये मेरी ज़िद नहीं है उस्मान, ईसा अब्दुल्ला मेरा पोता है, इस ख़ानदान का चश्म-चिराग है। मैंने अपनी ज़िंदगी के साल लगाकर तुम सबको हमेशा एक छत के नीचे समेट कर रखा, बिज़नेस एम्पायर खड़ी की। क्या अब मैं अपनी आँखों के सामने इसे गैर लोगों के हाथों में जाता देखूँ? इब्तिसाम अब्दुल्ला ने एक सख्त नज़र अपने छोटे बेटे उस्मान पर डाली। फ़िज़ा में खामोशी छा गई थी। सबको एहसास था कि वो इस बार वाक़ई संजीदा थे।
फिर भला कोई भी बाप अपने घर का शहराज़ा बिगड़ते कैसे देख लेता? अब की बार वो नहीं टालेगा। मैंने इसे कह दिया है कि जल्दी वापसी के इंतज़ामात करे। अगर कल या परसों वो पाकिस्तान के लिए ना निकला, तो मैं खुद वहाँ जाकर इसे ले आऊँगा। इन्होंने अटल अंदाज़ में बावर करवाया था। इस बार आयशा ने अपने शौहर की तरफ देखा, जिनकी पेशानी पर बल पड़ गए थे, मगर वो खामोश रहे। अल्लाह करे वो खुद से ही आ जाए, वरना ज़बरदस्ती से वापस आने में सब कुछ बिगड़ सकता है। अर्शिमान अब्दुल्ला ने मध्यम आवाज़ में कहा था, बाज़ औक़ात ख़ानदान को जोड़ने के लिए सख्त फ़ैसले लेने पड़ते हैं अर्शिमान। मैंने ईसा को यहाँ बुलाने का जो फ़ैसला किया है, वो आख़िरी है। इब्तिसाम साहब ने मज़बूत लहज़े में बावर करवाया था। न्यूयॉर्क की बुलंदों वाला इमारतों के दरमियान रोशनियों से जगमगाते शहर की चमक-धमक अपनी जगह, मगर एयरपोर्ट के करीब एक पुरतईश इमारत की खिड़की से बाहर देखता ईसा अब्दुल्ला किसी और ही दुनिया में गुम था। शहर की गलियों में बेहंगम ट्रैफ़िक, लोगों की तेज रफ्तार चाल और गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़, सब कुछ आम दिनों की तरह था। मगर आज ईसा के लिए वक़्त एक बार फिर थम सा गया था। हाथ में पकड़ा मोबाइल फ़ोन कान से लगाया हुआ था। खूबरू चेहरे पर संजीदगी और उलझन के आसार नुमायाँ थे। ईसा बेटा, अब मैं तुम्हारी वापसी में मज़ीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हें जल्दी पाकिस्तान आना होगा। ग्रैंडपा की भारी मगर मज़बूत आवाज़ फ़ोन की दूसरी जानिब से उभरी थी। ईसा ने खिड़की के पार शहर की रोशनियाँ घूरते हुए गहरा साँस लिया था। ग्रैंडपा, मैं अभी यहाँ एक बहुत अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। मेरे लिए अभी आना मुमकिन नहीं है। इसने हमेशा वाला बहाना घड़ा था। मुमकिन नहीं है? इब्तिसाम साहब की आवाज़ में सख्ती आ गई। अब वो इनकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था। यही बात सुनने के लिए, तुम्हें सोचने समझने का वक़्त देने के लिए तुम्हें दुनिया के इस कोने भेजा था कि जब तुम्हें बुलाया जाए तो तुम बहाने बनाओ। इनके लहज़े से सख्ती आया थी। ईसा ने आँखें मूंद कर माथे पर हाथ फेरा। वो जानता था मज़ीद इब्तिसाम साहब का हुक्म टालना आसान नहीं। मगर इस वक़्त इसका न्यूयॉर्क छोड़ना भी नामुमकिन था। दरहकीकत वो पाकिस्तान से नहीं बल्कि खुद से भाग रहा था। ग्रैंडपा, बस कुछ महीने और दे दें, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। लहज़े में बेबसी इधर आई थी। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या हो रहा है। कारोबार सिर्फ़ मुलाज़िमों के हवाले कर देने से नहीं चलते ईसा। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारा शौक पूरा करने दूँ। तुम्हारे इस शौक की वजह से हमारे ख़ानदानी बिज़नेस को कोई नुकसान नहीं होगा। मगर तुम, और ये सिर्फ़ कारोबार की बात नहीं, ये ख़ानदान की बात है, तुम्हें पाकिस्तान आना होगा, जल्द अज़ जल्द। इब्तिसाम साहब के आखिरी जुमले में ऐसी कतियत थी कि ईसा जान गया था कि अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसने बामुश्किल अपने ख़यालात को मजतमा किया और धीरे लहज़े में गोया हुआ, ठीक है ग्रैंडपा, मैं जल्दी वापसी के इंतज़ामात करता हूँ। इसने मुझे दिल से कहा था। हकीकत तो ये थी कि वो पाकिस्तान वापस जाना चाहता ही नहीं था। वहाँ के लोग इसे अपना मज़ाक उड़ाते महसूस होते थे। जल्दी का मतलब कल या परसों, ना कि 6 महीने बाद। इन्होंने तंबी अंदाज़ में बात ख़त्म करते फ़ोन रख दिया था। ईसा ने मोबाइल की तारीक हुई स्क्रीन को देखते गहरी साँस ली। इसके लबों पर एक हल्की-सी बेबसी भरी मुस्कुराहट उभरी। पाकिस्तान। वो ज़ेरे लबर बढ़ाया, पाकिस्तान नहीं, पता नहीं अब वहाँ क्या हालात होंगे। खिड़की से बाहर नज़र आते न्यूयॉर्क की चकाचौंध हो ना हो बरकरार थी, मगर ईसा का दिल अब हज़ारों मील दूर पाकिस्तान की गलियों में जा चुका था, जहाँ शायद कोई नया तूफ़ान इसका मुंतज़िर था। मुक़द्दस, अब तुमने क्या सोचा है बेटा? वो शायद पहली बार इस कदर नर्म लहज़े में गोया हुई थी। मुक़द्दस की सियाह आँखों में ताज्जुब उभरा। किस बारे में फूफो? वो हैरान हुई। बेटा, अब तुम्हारे माँ-बाप इस दुनिया में नहीं रहे, तो तुम यहाँ इस घर में अकेली कैसे रहोगी? वो सवालिया अंदाज़ में बोली थी। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है फुप्पो, वो तल्ख़ हुई। अब मैं इतनी भी बेहिस नहीं कि भई जवान-जहान लड़की को यूँ अकेले छोड़ जाऊँ। ख़ैर, अपना सामान उठाओ, तुम चलो मेरे साथ घर पर। फिर मैं तुम्हारे सगों से राब्ता करने की कोशिश करती हूँ। ज़ाहिर है किसी न किसी ने तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी उठानी है ना। वो ज़रा नख़ुवत भरे लहज़े में गोया हुई थी। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मगर प्लीज़ किसी को इत्तला देने की ज़रूरत नहीं है। वो तल्ख़ी से बोलती वॉकआउट कर गई, तो उन्होंने इसके नखरों पर नख़ुवत से सर झटका था। वो अपनी ज़िंदगी भर का असासा, या फिर यूँ कह लिया जाता कि पूरी ज़िंदगी 2 बैग्स में समेट कर, अपने घर को बचपन की खूबसूरत यादें समेत फूफो की हमराही में इनके घर चली आई थी। कराची के मुतवासित इलाके की तंग गली से गुज़रती गाड़ी एक मुनासिब पुरानी तर्ज की बनी इमारत के ऐन सामने आकर ठहरी थी। चलो आ जाओ, तुम्हारा अपना ही घर है। फूफो के लफ्ज़ों पर वो तल्ख़ी से मुस्कुराती इनकी हमराही में गेट के नज़दीक आई। फूफो ने दरवाज़े पर हल्की-सी दस्तक दी थी और फिर झुँझलाई हुई-सी आवाज़ के साथ मनाहिल ने धीरे से दरवाज़ा खोला था। अरे वाह! मेम साहब आई हैं, खुशामदीद। वो तंज़िया बोली, जबकि वो अपने सामान का बैग घसीटती हुई घर में दाख़िल हुई थी। घर में दाख़िल होते ही मुक़द्दस को अजीब-सा महसूस हुआ। अजनबियत का एहसास पूरे वजूद में सरायत कर गया था। अरे बेटा, यहाँ सहन में क्यों ठहर गई हो? चलो अंदर जाओ, ये अब तुम्हारा ही घर है, इन्होंने शीरी लहज़े में कहा। हाँ, हाँ, मुक़द्दस आ जाओ, तुम्हारा अपना ही घर है यार। वो इसके हाथ से बैग ले दी, मसनूई मुस्कुराहट से बोली थी और साथ ही कदम अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ाए। मुक़द्दस ने सरसरी सी निगाह उठाकर इर्द-गिर्द में घुमाई। वो फूफो के घर बाबा की ज़बरदस्ती पर बस एक बार बचपन में आई थी और अब आना मजबूरी था।
वही रिवायती सा माहौल, दीवारों पर सजी हुई तस्वीरें, सोफ़े पर पड़े गुलाबी और नीले कुशन्स, हर चीज़ जैसे बिल्कुल वैसी ही थी जैसे इसे याद थी। मगर फिर भी कुछ बदला-बदला सा लग रहा था। शायद इसके अंदर की दुनिया बदल चुकी थी। जब वो अपने बाबा की मौजूदगी की वजह से बेखौफ, खुश और मुतमईन थी और आज जैसे खौफ सा दिल में पंजे गाड़ कर बैठा था। वो सोचों में गुम थी कि इतने में कानों में एक चुभती हुई आवाज़ सुनाई दी। ओहो! तो क्या अब हमें तुम्हारी मेहमान नवाज़ी भी करना होगी? क्योंकि हमारी मुक़द्दस बाजी अब यहीं क़याम करेंगी। मुक़द्दस ने सर घुमाकर अचंभे से इसकी जानिब देखा। गुलाबी जोड़े में मलबूस में नाहिल सोफ़े पर बैठी नाख़ुनों से खेल रही थी। साथ ही इसके ब्रांडेड बैग को सताइशी निगाहों से देखती, वो चेहरे पर एक अजीब-सी तंज़िया मुस्कुराहट सजाए गोया हुई। वो ख़ामोश रही। वैसे मुक़द्दस, तुम्हें यहाँ एडजस्ट होने में वक़्त तो लगेगा। आख़िर अपना घर छोड़कर दूसरों के सहारे आना आसान नहीं होता ना। मनाहिल की चुभते लहज़े में की गई बात सीधा इसके दिल में जा लगी थी। मुक़द्दस ने बैग की ट्रॉली पर ज़रा मज़बूती से हाथ जमाए, भीगती निगाहें झुका ली और लब भींच गई। मनाहिल, ये तुम किस अंदाज़ में बात कर रही हो? मुक़द्दस तुम्हारी बहन है और ये क्यों बेसहारा होती? हम अभी ज़िंदा हैं। फूप्पो ने फ़ौरन बेटी को घूरा था। ओफ़ो अम्मी, आप तो सीरियस ही हो गईं। मैं तो बस मज़ाक कर रही थी। ख़ैर मुक़द्दस बाजी, उम्मीद है आपको यहाँ कोई शिकायत नहीं होगी। वो चेहरे पर एक बनावटी मुस्कुराहट सजाए माँ पर एक निगाह डाल वहाँ से चल दी। मुक़द्दस ने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली और आंखें बंद करके अपने अंदर उठते दर्द को दबाने की कोशिश की। वो जानती थी अब ये घर अब इसकी पनाहगाह था, मगर साथ ही साथ एक इम्तिहान भी। बेटा, इसकी बातों को दिल पर ना लेना। इसकी तो आदत है यूं ही जबान चलाने की। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। मुक़द्दस ने खामोशी से सर हिलाया और अपने बिखरे जज्बात को समेटती इनके साथ चल दी। वो जानती थी जिंदगी के कठिन सफर की ये तो बस शुरुआत थी। न्यूयॉर्क की अज़बस्ता हवा ईसा अब्दुल्ला के वजूद से टकराती कँपकँपी तारी किए दे रही थी। बज़ाहिर गहरा जमूद था, मगर अंदर तूफ़ान बरपा था। वो घर को बंद करता कुछ घंटों पहले ही अपनी फ्लाइट लेने के लिए निकल चुका था, मगर एयरपोर्ट जाने से पहले एक आखिरी बार अपने दोस्तों से मिलना चाहता था। वो इन्हें कॉल करता एक करीबी कॉफ़ी शॉप पर बुला चुका था, जिनमें ज़्यादातर इंडियन और पाकिस्तानी ही थे। "ओह! देखो कौन आया है। साहब पाकिस्तान जा रहे हैं। अब वहाँ जाकर फिर से देसी बन जाना, सूट पहनकर, हाथ बाँधकर कॉमेडी शो में खड़े हो जाना।" अदील ने शरारत से कहा और सब कहका लगाकर हँस पड़े। ईसा ने टिशन मारते उसे घूरा, चश्मा उतार कर जेब में रखा और मस्नूई संजीदगी से बोला, "देख अदील, अब हर कोई तेरी तरह वेला तो नहीं होता ना, कि अपने मुल्क जाकर सिर्फ चाय के ढाबों पर गर्लफ्रेंड्स के फिराक में रातें काली करे। वैसे भी ब्रदर, पाकिस्तान ऑडियंस आपके भाई को याद कर रही है। आफ्टर ऑल तुम्हारा भाई हीरो है पाकिस्तान का।" सब दोस्तों ने कहका लगाते हुए अदील को घेर लिया था, जबकि ईसा ने वापसी की राह ली थी। इसकी फ्लाइट का टाइम हो गया था। इसे सीने से लगाते वो सभी उदास हो गए थे। और हाँ, ये भूल मत जाना कि अगर शादी की तो हमें बुलाना है। हम लोग ऑनलाइन सलामी भेज देंगे। अहमद ने हँसते हुए कहा, "पहले लड़की तो मिल जाए, फिर होगी शादी। खैर हम खुशी के मौके पर गरीबों को खाना लाज़मी खिलाते हैं, तो तुम लोगों को तो भूलने का सवाल ही नहीं पैदा होता।" ईसा ने मुस्कुराहट दबाकर कहा तो सबने इसे घूरा, मगर फिर हँस दिए। अलविदाई कलमात अदा करता वो टैक्सी में बैठ गया था। टैक्सी जैसे ही एयरपोर्ट के करीब पहुंची थी, इसने एक गहरी सांस खारिज की थी और एयरपोर्ट के अहाते में दाखिल होता जबकि समातों से अनाउंसमेंट की आवाज़ टकराई थी। फ्लाइट नंबर 100 के लिए बोर्डिंग का अमल शुरू हो चुका है। वो सर झटक कर तेजी से काउंटर के नज़दीक गया था। न्यूयॉर्क से पाकिस्तान की कनेक्टेड फ्लाइट थी और एक लंबे सफ़र की उड़ान भरता सीट की पुश से टेक लगाए आँखें मूंद गया था। इसे अपनी फूफी के घर आए 1 महीने से ज़ायद का अरसा गुज़र चुका था। पहले शुरू के कुछ दिन तो वो ठीक रहीं, मगर फिर इन्होंने अपना असल वाज़ेह कर दिया। घर के तमाम कामों की ज़िम्मेदारी का बोझ मुक़द्दस के कंधों पर डाल दिया। "मुक़द्दस, ओ मुक़द्दस!" ये मनाहिल की आवाज़ थी। "हाँ, क्या हुआ?" वो इस वक़्त कपड़े निचोड़ रही थी। कपड़े भीगे हुए थे, सर्दी के बायस हल्की-हल्की ठंड भी लग रही थी। हाथ यकपसता हो रहे थे। "ये क्या हुलिया बनाए घूम रही हो? जल्दी से हालत दुरुस्त करो, तुम्हारी लैंडलॉर्ड वालदा माजदा आई हुई है नीचे।" इसने ज़रा मुँह बनाया। वो सांवली-सी रंगत की हामिल, आम से नकूश वाली लड़की थी, जो इस उम्र में साल भर छोटी थी। "वो क्यों आई हैं?" इसकी पेशानी पर बल नमूदार हुए। "पता नहीं, मगर ज़रा जल्दी से नीचे आ जाओ। इतना सारा सामान लाई है ना कि क्या बताऊँ तुम्हें।" वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रही थी। "काम कर रही हूँ मैं," इसने बहाना तराशा। "ओ बहन, बहाने ना बनाओ, जल्दी नीचे पहुँचो। तुम्हारी मामा आई हुई हैं।" इसने घूरा तो वो खामोशी इख्तियार कर गई। "तुम चलो नीचे, मैं आती हूँ।" कमर पर बंधे दुपट्टे की गिरा खोलकर सामने फैलाया था, साथ ही कदम इसकी हमराही में नीचे बढ़ा दिए। "तुम्हारे कपड़े?" मनाहिल के इसकी बेवजह कपड़ों की जानिब लगाई। "छत पर कपड़े कहाँ से लाऊँ?" वो चिढ़ गई तो वो कंधे उचकाती सीढ़ियाँ उतर गई। "ये मुक़द्दस कहाँ है? नज़र क्यों नहीं आ रही?" वो हैरानी के आलम में गोया हुई थी। इन्हें आए काफ़ी देर गुज़र चुकी थी और साहबज़ादी का कुछ पता नहीं था। "बस आ रही है सफ़ीना। तुम्हें तो पता है इसे तुमसे मिलना अच्छा नहीं लगता।" वो लब भींच गई। "अस्सलाम वालेकुम मिसेस मुराद।" वो सीढ़ियों से उतरती सीधी मेहमान खाने में चली आई थी और बगौर अपनी पैदा की हुई माँ की शख्सियत का जायज़ा लिया था, जो ऊपर से लेकर नीचे तक ब्रांड्स के कपड़ों और हीरे की ज्वेलरी में लदी-पदी हुई थी।
वालेकुम अस्सलाम। इतनी सर्दी में ये भीगे हुए कपड़े क्यों पहन कर घूम रही हो? इस बार इनकी पेशानी पर बल पड़े। जिस्म पर कोई स्वेटर नामी चीज़ मौजूद नहीं थी। सर्दी? अच्छा अरसा हुआ मेरे तो तमाम महसूसात ही मर चुके हैं। वो इत्तेज़ाया मुस्कुराई तो वो लब भीज गईं। मुक़द्दस बेटा, माँ इतने दिनों बाद आई हुई है। तुम्हार प्यार से बात कर लो ज़रा। वो दाँत पीस कर मुस्कुराईं। क्या लेना पसंद करेंगी मिसेस मुराद? ठंडा या गरम? वो अजनबी लहजे में बोली। तुम्हारे शिकवे कभी खत्म नहीं होंगे। पता नहीं क्या चाहती हो तुम? तुम्हारा बाप तुम्हें पूछता तक नहीं है। मगर नहीं, तुम हमेशा मुझे ही नखरे दिखाया करो। वो जताते लहजे में बोली तो इसे अपनी आंखें जलती हुई महसूस हुई थी। तो मैंने तो नहीं कहा आपको, आप मेरा ख़्याल किया करें। क्या आपकी औलादें कम पड़ गई हैं जो आपको बार-बार इस गलती को याद करना पड़ता है? वो ज़रूरत से ज़्यादा तल्ख़ हो रही थी, वरना अब तो इसकी ज़ात में बहुत ठहराव आ गया था। खैर यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। वो चारों नचार इनके साथ जा बैठी थी, जिन्होंने नफीस सी साड़ी का पल्लू संभाल कर दुरुस्त किया और अपने गंदे कपड़ों के बाइस फासले पर हो गई। साथ ही नफीसा ने भी थोड़ा फासला कायम किया था। मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। अब बस मैं मज़ीद तुम्हारा कोई एतराज़ नहीं सुनूँगी। मैं मज़ीद तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकती। मेरा शौहर और बच्चे एतराज़ कहते हैं भई। मुक़द्दस की आँखों में आँसू आ गए थे। तो क्या चाहती हैं आप? ऐसे सपाट तासुरात समेत इनकी जानिब देखा। तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ और ये कि मैं इस ज़िम्मेदारी से सुपरदोश होना चाहती हूँ। तुम्हारे बाप ने तो इजाज़त दे रखी है क्योंकि वो तुम्हारी हकीकत अपने बच्चों के सामने नहीं लाना चाहता और साथ ही हर ज़िम्मेदारी से हाथ भी उठा लिया है। वो शुरू से तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। वो तो मैं ही थी। खैर 1 से 2 रोज़ में लड़के वाले आएँगे तुम्हें अंगूठी पहनाने। मुक़द्दस ने बेयकीनी से इन्हें देखा था। आप मेरी तमाम ज़िम्मेदारी से मुकम्मल हाथ उठा लें तो बेहतर है, क्योंकि अब मैं अपना पेट खुद पाल सकती हूँ। मुझे आप लोगों की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात और सुन लें, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। समझ गईं आप? वो दुरुस्त लहजे में गोया हुई तो इन्होंने नागवारी से देखा। अपनी ज़िद छोड़ दो तुम। वो अपनी निश्चित छोड़ गईं। और आप प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दें। वो गुस्सा हुई। ठीक है, छोड़ दिया। तो बेहतर यही कि अब अपना खर्चा भी खुद ही उठाओ। वो शफ़ाक़ियत की इंतहा कर गई थी, वो कर्ब से मुस्कुराई। अरे सफ़ीना, ये तो बच्ची है। तुम क्यों जज़्बाती हो रही हो? तुम बैठो, मैं समझाऊँगी ना इसे। फूफो फ़ौरन शीरी लहजे में गोया हुई थी। अगर सफ़ीना नाराज़ हो जाती तो मुक़द्दस की वजह से जो फंडिंग आ रही थी वो भी बंद हो जाती। कोई बच्ची नहीं है, बहुत बड़ी हो गई है, तो बेहतर यही है कि अपने अख़राजात खुद उठाए। वो दुरुस्तगी से बोलतीं, अपना हैंडबैग उठातीं, सख्त निगाहों से नवाज़तीं, वहाँ से निकलती चली गई थीं। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या लड़की? अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे खर्चे उठाना बंद कर देगी, तो तुम यहाँ कैसे रहोगी? वो हो ना हो सख्ती से गोया हुई थी। फूफो, आप फ़िक्र ना करें, मैं कल ही किसी जॉब के लिए अप्लाई करूँगी। मिल जाएगी और इसका खर्चा ऐसे ही चलता रहेगा जैसे अब तक चला है। वो नागवारी से चल जता गई। लो, अभी भी जॉब करेंगी? जॉब का कोई तजुर्बा भी है? कभी अम्मा-अब्बा के परों से बाहर भी निकली हो? वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराई थी। जिसने मुँह चीरा है ना इस रोटी का, कोई ना कोई असबाब बना ही देगा। और अगर आप मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती तो बता दें, मैं अपना बंदोबस्त कर लूँगी। इन्होंने आईब्रो उठाई। वाह भई, बड़ी दिलेर हो तुम। मतलब अकेली रह लोगी, कहीं भी? हम सब फ़िज़ूल में तुम्हारी फ़िक्र में घुलते रहते हैं। इन्होंने गहरा वार किया। क्या मैं जाऊँ? ऊपर मशीन ऑन छोड़ कर आई हूँ। 15 मिनट का राउंड पूरा हो गया होगा। वो खुश लहजे में बोली तो वो सर झटक कर किचन में चल दी। सुबह से शाम होने को आई थी और कपड़े थे कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हल्के से झटके के साथ जहाज़ के पहियों ने रनवे को छुआ और जो आंखें मूंद कर बैठा था, एक लम्हे को चौंक गया। जब समाअतों से ऐलान की आवाज़ टकराई। ख़वातीनो हज़रात, हम कराची, पाकिस्तान जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट्स बांधे रखें। ईसा ने लफ्ज़ों की बाज़गश नज़रअंदाज करते विंडो से बाहर देखा। इसे याद आया कि पिछली बार वो बेवफ़ा लड़की भी इसके साथ थी। अंधेरे में शहर की जलती बुझती रोशनियों ने ज़मीन पर बिखरे नगीनों का सा मंज़र पेश किया था। ईसा अब्दुल्ला, वो सर पर कैप डाले बैठा था, अभी ज़रा चेहरा वाज़ेह हुआ था। जी, इसने मुस्कुरा कर इस बात में सर हिलाया। अरे आप वापस पाकिस्तान आ गए जनाब। पाकिस्तान को मिस तो बहुत किया होगा। साथ बैठे मुसाफिर ने शिनाख्त के मराहिल तय होते ही खुशदिली से कहा था। पाकिस्तान को नहीं, बस कुछ लोगों को। वो मुस्कुराए, क्योंकि माजी में हुए ज़रदाद स्कैंडल से तो वो खुद भी बखूबी वाकिफ थे। खैर, पाकिस्तान में खुशामदीद। हमने आपको बहुत याद किया हमारे हीरो। जैसे ही जहाज़ मुकम्मल तौर पर ठहरा, लोग अपनी जगहों से उठने लगे। ऊपर केबिन्स खुलने लगे। ईसा ने मुस्कुराकर सर को खम देते सुकून से अपनी जैकेट सीधी की, मोबाइल जेब में डाला और अपने बैग्स की ज़िप चेक की। चलो भाई, निकलते हैं। वैसे भी तुम्हारे जैसे बंदे को तो स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता है। कोई सवाल जवाब नहीं। एक साथी मुसाफिर शरारत से बोला। ज़ाहिर है सर, मैं कोई अंडरवर्ल्ड डॉन तो नहीं हूँ, जो हर नाके पर रोक लिया जाए। वो इस अजनबी मुसाफिर के साथ हँसते हुए आगे बढ़ा,
जैसे ही जहाज़ के दरवाज़े खुले, एक मायूस सी खुशबू इसके नथनों से टकराई। पाकिस्तान की मिट्टी की खुशबू, वो खुशबू जिसे चाह कर भी नहीं भुलाया जाया जा सकता। वेलकम होम, ईसा अब्दुल्ला। इसने खुद सा सरगोशी करते सिर झटका। साथ ही कैप सर पे डालता, चेहरे पर मास्क चढ़ाए, वो तेज़ कदमों से आगे बढ़ रहा था। इस वक़्त वो मीडिया या पब्लिक की नज़रों में नहीं आना चाहता था। मुकद्दस सुबह-सुबह तैयार होती, कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। वो हाथ में एक फ़ोल्डर थामे बाहिर आई। "कहाँ चलीं बीबी?" इन्होंने खशमगीन निगाहों से इसे घूरा था। "क्या मतलब है आपका कहाँ चलीं? बताया तो था जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, सीवी डाली थी।" वो सपाट लहजे में बोली। "अपने फूफा से इजाज़त ली थी तुमने?" "जी, ले ली, और जब तक मिसेज़ मुराद खर्चा भेज रही हैं, आप मुझ पर कोई रोक-टोक नहीं लगा सकती। सुनो बीबी, कल रात इसने तुम्हारे अगले 6 माह तक का खर्चा एक साथ भेज दिया है, इस फरमान के साथ कि अब हम तुम्हें रखें या इस खर्चे में तुम्हारी शादी कर दें, हमारी मर्ज़ी। मगर अब वो मज़ीद कुछ नहीं देगी।" वो आगाह कर रही थी। "आप एक काम कीजिए, मनाहिल के जहेज़ के लिए चीज़ें खरीद लें। जब तक मेरी जॉब भी लग जाएगी, तो मैं अपना खर्चा खुद उठा लूँगी। हाँ, मनाहिल की शॉपिंग तो मैं कर ही लूँगी। तुम ज़रा कोशिश करना कि कहीं अच्छी जगह जॉब मिले, ताकि तनख्वाह 50 से ऊपर ही हो।" मुक़द्दस तल्ख़ी से मुस्कुराती घर से निकल आई थी। अभी इसने पैदल चलकर स्टॉप तक जाना था और फिर बसों के धक्के खाते हुए मंज़िल तक पहुँचना था। इसने अपनी फ्लाइट का किसी को नहीं बताया था, इसीलिए कोई भी इसे एयरपोर्ट पर पिक करने नहीं आया था। टैक्सी वाले को किराया अदा करते वो सारी सोचें झटकता, मुस्कुराकर अब्दुल्ला हाउस के दरवाजे पर खड़ा था। गार्ड ने इसे देखकर ज़रा हैरानी से दरवाज़ा खोल दिया था। "अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं?" वो मुस्कुराकर इनके गले लग गया था। "मैं ठीक हूँ बेटा, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। सबने आपका बहुत इंतज़ार किया है।" वो मुस्कुराकर बोल रहे थे, वो धीरे से मुस्कुराता, बाकी लोगों से हाल-अहवाल करता, वो घर के बैरूनी हिस्से की जानिब बढ़ा था। ओह अल्लाह! मेरा बच्चा आ गया। मुलाज़िमों को हिदायत करती, किचन से बाहर आती आयशा, यूँ ईसा का मुस्कुराता चेहरा अपने सामने देख, खुशी और हैरानी के मिले-जुले तासुरात समेत बोलती, नज़दीक आई थी। उन्होंने तेज़ी से आकर इसे अपने गले से लगा लिया था। इनकी आवाज़ में मोहब्बत, शफ़क़त और तड़प महसूस कर इसे गिल्ट-सा महसूस हुआ था। "आप क्यों इतनी इमोशनल हो रही हैं स्वीटहार्ट? मुझे तो वापस आना ही था।" आयशा ने पुरमसरत अंदाज में मुस्कुराते इसके बालों में हाथ फेर कर अपनी आंखों के किनारे से आंसुओं को पोंछा था। "अरे मियाँ, बस वहाँ से ही मिलोगे या हमें भी लिफ्ट करवाओगे?" इब्तिसाम साहब की रोबदार आवाज़ पर चौंका। वो माँ को सीने से लगा था। सबकी मौजूदगी फरामोश कर गया था। वो मखसूस सिफ़ारी सूट में मलबूस थे, वो आज भी इतने ही ग्रेसफुल थे जैसे ईसा इन्हें छोड़ कर गया था। माय हैंडसम ग्रैंडपा। ईसा हौले से मुस्कुराता तेजी से इनके करीब आया। अब्दुल्ला साहब ने फौरन इसे कंधे से पकड़कर सीने से लगा लिया था। इकलौते पोते को सीने से लगाने की खुशी को इब्तिसाम साहब से पूछता, वापस लौट कर आने में इतना ज़्यादा वक़्त लगा दिया बरखुरदार? लगता है न्यूयॉर्क की हवा कुछ ज़्यादा ही रास आ गई, इन्होंने शरारत से कहा। अरे ग्रैंडपा, न्यूयॉर्क की हवा में वो खुशबू कहाँ जो यहाँ की मिट्टी में है? ईसा ने हँसते हुए जवाब दिया। साथ ही कदम बढ़ाकर अपने बाप की जानिब बढ़ा जो इतने अरसे में खामोश खड़े थे। बहुत बड़े हो गए हो, बाप के कहे की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। इन्होंने सालों बाद बेटे को सीने से लगाते शिकवा किया था। ऐसी बात नहीं है बाबा, वो ज़रा शर्मिंदा हुआ। वही चच्चा से कोई मिलेगा या भूल गए हो? उस्मान साहब ने माहौल का तनाव कम करने की खातिर मुस्कुराकर कहा तो वो हौले से हंसकर नजदीक आया। आपको भूल सकता हूँ मैं, आप तो मेरे पार्टनर हैं एंड माय स्वीट एंड ब्यूटीफुल चच्ची कैसी हैं आप? वो मुस्कुरा कर नज़दीक आया और साथ खड़ी फरीहा चच्ची से भी हाल-अहवाल किया। तुम्हें देख लिया, अब हम सबकी तबीयत और मिजाज सब ठीक हो गए। इन्होंने मोहब्बत से इसके बालों में हाथ फेरा। वो इन मोहब्बतों का हमेशा शुक्रगुज़ार रहा था। अब्दुल्ला हाउस में आज सालों बाद रौनक लौट कर आई थी, क्योंकि इनके घर का बेटा वापस आ गया था। शाम के 5 बज रहे थे जब वो घर में दाखिल हुई थी। 4 सौ निगाह दौड़ाई तो एहसास हुआ कि इसे इंटरव्यूज़ देते वो घर लौटते-लौटते काफ़ी देर हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम। इससे लाउंज में पड़े सोफ़े पर पाँव पसार कर बैठते सलाम किया तो नफ़ीसा बेगम ने तीखी निगाहों से इसकी जानिब देखा। "बड़ी जल्दी वापस आ गई हैं बीबी?" इन्होंने घूरा। वो इंटरव्यूज़ और फिर बसों के सफ़र में वक़्त लग गया। दुपट्टा उतार कर एक तरफ वो फेंकती वो तफ़सीली लहज़े में गोया हुई थी। "तो फिर नौकरी करने का जुनून उतर गया या अभी भी जोश में हैं?" उन्होंने आईब्रो उठाए। "मैं अपने फ़ैसलों पर कायम रहती हूँ।" इन्होंने निगाहें घुमाई। "ठीक है बीबी, मर्ज़ी है तुम्हारी।" वो सर झटक गईं। "फुप्पो, मुझे जॉब मिल गई है।" वो खुशी-खुशी घर में दाखिल हुई थी जब इन्होंने इसे देख मुँह बनाया था। "सैलरी कितनी है?" इन्हें बस एक ही चीज़ से ग़र्ज़ थी, इसका चेहरा पल में बुझ गया था। 35,000 इसने जले दिल से बताया था। "बस इतनी थी? और किस ऑफ़िस में हैं?" इन्होंने ख़शमगीन निगाहों से घूरा। "एक वीज़ा एजेंसी है, बेसिक सैलरी है, कमीशन अलग से है।"
کل ملا کر 50 تو آرام سے بن جائیں گے۔ اس نے مزید آگاہی دی تو اس بار ان کے چہرے کے تاثرات میں ذرا تبدیلی آئی۔ تو جوائننگ کب سے دینی ہے؟ اب وہ پرجوش لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اگلے ماہ کی پہلی سے۔ وہ سر ہلا گئیں۔ چلو مبارک ہو تمہیں۔ اب ایک کام کرو، ذرا کچن میں جاؤ اور دوپہر کے کھانے کی تیاری کرو۔ مقدس کا دل کیا کچھ کر ڈالے۔ کل رات ٹھیک سے نیند نہ لینے کی وجہ سے اس کا سر پہلے ہی درد کر رہا تھا۔ جسم بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ سونے پر سہاگا کہ ان کی یہ منطق۔ اچھا، جاتی ہوں۔ وہ ذرا سستانے کو صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ بی بی، بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ بہت کام پڑا ہے کچن میں۔ اور ہاں، ایک بات اور۔ صبح ذرا جلدی اٹھنا، اور ہاں، آفس جانے سے پہلے سب کا ناشتہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ دوپہر کا کھانا تو پھر میں جیسے تیسے بنا ہی لوں گی۔ رات کے کھانے میں کی ذمہ داری تمہاری ہی ہے۔ مقدس نے تلخی سے مسکراتے سر جھٹکا۔ میں ذرا یہ بیگ کمرے میں رکھ دوں؟ وہ سر جھٹکتی کمرے کی جانب چل دی، جبکہ وہ بھی آرام سے بیٹھتی اب مقدس کی ماں کے نمبر پر کال ملا رہی تھی۔ دیکھو بھائی، میں مزید اس لڑکی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔ ابھی پتہ نہیں کہاں جاب کے لیے اپلائی کر کے آ گئی ہے۔ وہ ذرا غصے سے بولی۔ تو اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ ویسے بھی تمہیں تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ ہم نے ساری زندگی تمہاری اس بیٹی کو پال پوس دیا۔ وہ نخوت سے بولی تھی۔ کیا کہا؟ ہم نے احسان کیا ہے؟ وہ سیخ پاں ہوئی۔ یہ اچھا ہے بھائی، خیر اس کے باپ کو بولو، ورنہ پھر میں خود کی ہاتھ پاؤں چلاؤں۔ وہ بے حسی کی انتہا پر تھی۔ چلو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے تمہاری بیٹی کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ ناگوار لہجے میں بولتی رات تام منقطع کر گئی تھی۔ رات کا سیاہ منظر آنکھوں کو خیر کر رہا تھا۔ ماحول میں ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور عبداللہ ہاؤس کا وسیع و عریضان خوبصورت کمروں سے روشن تھا۔ گلاب اور موتیوں کے پھولوں کی خوشبو فضا میں رچی بسی تھی۔ لان کے وسط میں آرام دہ کرسیاں اور صوفے رکھے گئے تھے، جہاں گھر کے افراد ساتھ بیٹھے گپ شپ میں مصروف تھے۔ عیسیٰ کے پاکستان آنے کی خبر سن وہ دونوں ہی اس ملاقات کرنے کی غرض سے عبداللہ ہاؤس آ گئے تھے۔ کل ہی ان دونوں کی انگلینڈ کی فلائٹ تھی۔ میرم عثمان صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی، جبکہ زاران ابتسام صاحب کی اکلوتی بیٹی کا اکلوتا بیٹا۔ عیسیٰ، زران اور میرام بھی اب ڈائننگ روم سے نکل کر یہاں آ بیٹھے تھے۔ سامنے ہی عبداللہ ہاؤس کے سربراہ یعنی گرینڈ پا وقار و تمکنت کا پیکر بنے بیٹھے کچھ دکھائی دے رہے تھے۔ آج ان کے سب بچے ساتھ بیٹھے تھے۔ اب بتاؤ عیسیٰ، اصل سکون اپنے گھر میں ہے یا نیو یارک کی ویران گلیوں میں، جہاں کوئی اپنا نہیں تھا؟ امریکہ سے واپس آ کر کیسا محسوس کر رہے ہو؟ زاران کے سوال پر وہ ہولے سے مسکرایا تھا۔ برادر، وہاں کی زندگی بھی عجیب تھی۔ صبح اٹھو، کام پر جاؤ، شام کو واپس آؤ، اپنا کھانا بناؤ، پھر اگلے دن وہی روٹین۔ لیکن اپنے گھر اور وطن کی تو بات ہی الگ ہے نا، بس سکون ہی سکون محسوس ہو رہا ہے۔ عائشہ بیگم نے محبت سے مسکرا کر بیٹے کو دیکھا۔ بس بیٹا، دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو، اور یہ بھی دعا کریں کہ صاحب دوبارہ یہاں سے بھاگ کر واپس امریکہ نہ چلا جائے۔ کیا معلوم اس عرصے میں کوئی لڑکی پٹا لی ہو۔ زاران نے ذرا شوق انداز میں مسکرا کر کہا۔ سچی بتاؤں، میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ واپسی کی ٹکٹ بھی جیب میں رکھوں۔ پھر مجھے پاکستانیوں پر ترس آ گیا جو زاران کے فلاپ سانگ سن سن کر بیزار ہو گئے ہیں۔ اب مجھ سے مزید ان کا دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ زاران نے اس کے ڈراموں پر گھورا۔ ابتسام صاحب اور سب بڑوں نے ہنستے ہوئے عیسیٰ کو محبت بھری نظروں سے دیکھا، جو یہاں سے جاتے وقت حد سے زیادہ اداس اور زندگی سے بیزار تھا۔ اللہ پاک میرے بچوں کی مسکراہٹیں قائم رکھے، مگر میرے بچوں ایک بات یاد رکھنا، جڑیں کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ انسان جہاں بھی چلا جائے اپنے وطن، اپنے گھر والوں سے جڑا رہے، یہی اصل خوشی ہے۔ بالکل دادا جان، اصل خوشی اپنوں میں ہی ہے۔ میرام نے مسکرا کر ان کی بات سے اتفاق کیا۔ سبھی ان کی بات پر متفق نظر آ رہے تھے۔ یہ محفل کافی دیر تک جمی رہی تھی۔ میران اور زاران سب سے مل کر وہاں سے نکل آئے تھے، کیونکہ انہیں کل ہی فلائٹ سے نکلنا تھا۔ آج آفس کا پہلا دن تھکا دینے والا تھا۔ وہ تھکی ہاری سی آفس سے باہر آئی اور اب بس اسٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے کھڑے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب گاڑی کا ٹائر چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ پاؤں میں رکا تھا۔ وہ اچھل کر 2 قدم دور ہوئی۔ مس مقدس، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ گاڑی کے شیشے ڈاؤن کرتا وہ سوالیہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ سر، بس کا انتظار کر رہی ہوں۔ سر پر دوپٹہ درست کرتی وہ ذرا ہچکچائی۔ آئے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، اس نے آفر کی۔ نو تھینکس سر، میں خود چلی جاؤں گی۔ آفس کا آج پہلا دن تھا اور مقابل شخص گھر چھوڑنے کی باتیں کر رہا تھا۔ مس مقدس آ جائیں، اس نے ایک بار پھر اصرار کیا۔ اس بار وہ خود کار سے نکل کر باہر آتا اس کے مقابل آیا۔ سر، میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود سے چلی جاؤں گی۔ مقدس کا لہجہ خود بخود سخت ہو گیا تھا۔ مس مقدس، آپ ضد کیوں کر رہی ہیں؟ شام کا وقت ہے، یوں اسٹاپ پر آپ کا اکیلے کھڑے ہونا درست نہیں ہے۔ پلیز میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھیں۔ وہ ذرا ناراضگی سے بولا تو مقدس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ سر، آفس ٹائمنگ ختم ہو چکی ہے، میں مزید آپ کے کسی بھی حکم کی پابند نہیں ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ میرے یہاں کھڑے ہو کر بس کا انتظار کرنے میں کوئی قباحت ہے۔ میں گھر سے نکلی ہوں تو اپنی حفاظت بھی خود کر سکتی ہوں، تو پلیز۔
वो सख्त लहजे में बोली थी तो उमर के माथे पर बल नमूदार हुए थे। आप इससे कब्ल के वो मज़ीद कुछ कहता कि एक और गाड़ी ज़रा फासले से आकर खड़ी ठहरी थी। इन दोनों की तवज्जो इस जानिब चली गई थी। उमर मुकाबिल शख्स सपाट तासुरात लिए खड़ी मुकद्दस को एक नज़र देख उमर को देखकर बोला, हारिस कैसा है यार? वो गर्मजोशी से मिला था। क्या हो रहा है? मुकद्दस को अब वहाँ खड़ा होना मुनासिब नहीं लगा था। वो मुकाबिल शख्स की शक्ल देख तो इसे और ही तहश आया था। कुछ नहीं, ये मेरी एम्प्लॉय हैं, मैंने ऑफ़र की कि घर छोड़ देता हूँ, मगर खैर। हारिस ने कंधे उचकाए, मुकद्दस ने दूर से आती बस को देख तेज़ी से कदम उठाने चाहे थे। मुकद्दस, गाड़ी में जाकर बैठो। हारिस ने ज़रा हैरानी से देखा। मैं खुद चली जाऊँगी, मेरी बस आ गई है। इसने सर उठाकर कहा। मुकद्दस, सुना नहीं तुमने? मैंने कहा गाड़ी में जाकर बैठो। मुकद्दस को चारों न चार कदम रोकने पड़े थे क्योंकि हारिस के सामने वो कोई सीन क्रिएट करना नहीं चाहती थी। तू जानता है इन्हें? वो हैरान हुआ। हाँ, मेरी स्टेप मॉम की बेटी हैं। वो लापरवाह लहजे में बोला तो हारिस ओ करता रह गया। चल ठीक है, फिर मुलाकात होती है। मैं ज़रा इसे घर छोड़ दूँ। हारिस हाथ मिलाता ड्राइविंग सीट पर जा बैठा था, जबकि उमर भी अपनी गाड़ी में जा बैठा था। वो हूँ न हूँ मुँह फेरे बैठी थी। कैसी हो? वो गाड़ी स्टार्ट करता सवालिया लहजे में बोला। ठीक। वो हूँ न हूँ बाहर देख रही थी। तुम तो ऐसे रुख मोड़ कर बैठ गई हो जैसे मुझसे पर्दा हो। हारिस ने इसका बर्ताव देख ज़रा चिढ़कर कहा था। वो खामोश रही। खैर, मॉम कह रही थी इन्होंने तुम्हारे लिए कोई रिश्ता देखा है। तुम मना क्यों कर रही हो? और ये मामूली सी जॉब, इस बार वो ज़रा नाराज़ हुआ था। मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं, वो तराह कर बोली। कम ऑन मुकद्दस, यार मुझे नहीं है तुम कोई दिलचस्पी। तो अब क्या करूँ? वो इसके गुस्से की वजह अच्छे से जानता था। अगर दिलचस्पी नहीं थी तो अपनी मॉम को मेरा रिश्ता डालने से पहले समझाना चाहिए था। आपको मेरी बेइज़्ज़ती करने का कोई हक नहीं था। इसकी जानिब रुख पेट थी, वो सख्ती से बोली। आई एम रियली सॉरी। मैंने मम्मी को कहा था, वो जिस लड़की के साथ चाहे मेरी शादी करा दें। अब मुझे थोड़ी पता था, मॉम अपनी ही बेटी को अपनी बहू बनाने का सोच बैठी है। और सच कहूँ तो मैंने तुम्हें हमेशा बहन की नज़र से देखा है यार। मॉम भी ना बस, वो खुद भी ये बात करता ज़रा ज़िद हुआ था। जो भी था, मगर फूफो के घर आकर मेरी बेइज़्ज़ती करना ये कोई अच्छा कारनामा नहीं था। यार इस वक़्त मैं गुस्से में था। मम्मी के मुताबिक मैं तुमसे शादी कर लूँ और ब्ला-ब्ला। जबकि मैं इन्हें बारहा कहा कि तुम में और वानिया में कोई भी फ़र्क नहीं। वो सच्चे दिल से बोल रहा था। ओह प्लीज़, बार-बार बहन बोलकर रिश्तों की तस्दील ना करें। आपकी अम्मा कुछ सोचती हैं, आपके अब्बा का कोई और ही दिमाग है। और अब आपकी बातें तो ही वल्लाह, वो इस्तज़ाया मुस्कुराई। देखो तुम्हारी मॉम और वानिया की मॉम एक ही हैं। तो यार तुम मेरी बहन ही हुई ना। अब मम्मा उल्टा-सीधा सोचती हैं तो मैं क्या करूँ? इसने सफाई दी। मैं आपकी बहन नहीं हूँ तो प्लीज़, इसने एक बार फिर बाज़ रखना चाहा। क्या प्लीज़? इसने घूरा। मैं अपने माँ-बाप की इकलौती औलाद हूँ, वो जताते लहजे में बोली। ओके, ओके, अब तुम ये बताओ कि शादी से इनकार क्यों किया? जिस रिश्ते की मॉम बात कर रही थी वो बहुत अच्छा लड़का है, वो मुद्दे पर आया। क्योंकि मुझे ये फ़ज़ूल किस्म के रिश्ते किसी के साथ जोड़ना ही नहीं है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन अच्छा है और कौन बुरा। वो तल्ख़ हो रही थी। मुक़द्दस यार क्या हो गया है? ज़िंदगी के तल्ख़ तजुर्बात का ये मतलब नहीं होता कि हम इस चीज़ से ही बदज़न हो जाएँ। तुम्हारे पेरेंट्स की केमिस्ट्री नहीं मिली तो ये इनका लक था। मगर तुम्हारे मॉम और डैड अब अलग-अलग पार्टनर्स के साथ एक आइडियल लाइफ़ तो गुज़ार रहे हैं ना, तो तुम ये पॉज़िटिव साइन क्यों नहीं देखती? वो समझा रहा था। और इनकी केमिस्ट्री ना मिलने की बदौलत मेरे जैसा फ़ज़ूल वजूद इस दुनिया में आ गया, जो किसी काम का ही नहीं। वो तल्ख़ लहज़े में बोलती अज़ियत से मुस्कुराई थी। यार तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? वो समझाने वाले लहज़े में बोला था। खैर गाड़ी थोड़ा तेज़ चलाएँ। हारिस ने एक नज़र देखकर राउंड अबाउट से गाड़ी को टर्न किया था। वैसे ये इस नमूने की वीज़ा एजेंसी में क्यों चली गई तुम? किसी बैंक वग़ैरह में जॉब अप्लाई करो। वो मशवरा दे रहा था, क्योंकि इसे सेल्स का डिपार्टमेंट कुछ ख़ास पसंद नहीं था। अप्लाई कर रखा है, जब जॉब मिलेगी तो कर लूँगी। वो सर हिलाकर रह गया। ये सर उमर आपके दोस्त हैं? अब ज़रा हैरानी से पूछ रही थी। हाँ, क्यों क्या हुआ? बड़े ही कोई अजीब हैं। आज मेरा जॉब का फर्स्ट डे है, मेरे पीछे पड़ गए, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। वो ज़रा आवाज़ भारी करके नकल उतार रही थी तो वो कहका लगा गया। अब वो तुम्हें कोई बेचारी सी लड़की समझ रहा होगा। अगर इसे तुम्हारा बैकग्राउंड पता चले तो आँखें बाहर आ जाएँगी। आधी तो वैसे ही आ गई थी। वो मुस्कुराहट ज़ब्त कर रहा था। ओह प्लीज़, मुझे दूसरों के पैसों पर हक जताने का कोई शौक नहीं है। वो नागवारी से बोलती इसे बाज़ रख गई थी। ओके, चलो तुम्हारा घर आ गया है।
वैसे मेरा ऑफ़िस इसी रूट पर है। ऑफ़िस से निकलते वक़्त मुझे कॉल कर दिया करो। मैं तुम्हें भी पिक कर लिया करूँगा। वो ऑफ़र कर रहा था। थैंक यू सो मच, ताकि आपकी वालिदा-मालिदा फिर कुछ उल्टा-सीधा सोच कर बैठ जाएँ। शर्म करो थोड़ी। मुझसे ज़्यादा वो तुम्हारी माँ है यार। इसने शर्म दिलानी चाहिए थी। मिसेज़ मुराद का मुझसे कोई रिश्ता नहीं है, तो प्लीज़ बार-बार एक ही बात मत किया करें। वो दुरुस्त लहजे में बोलती, धार से गाड़ी का दरवाज़ा बंद करती, घर में दाखिल हुई थी। आज की शाम खुद में बेहद जाज़ियत लेकर नमूदार हुई थी। अब्दुल्ला हाउस में इस वक़्त महफ़िल लगी हुई थी। अब्दुल्ला साहब के छोटे भाई अपने बच्चों और पोतों-पोतियों समेत आज सालों बाद अब्दुल्ला हाउस आए थे। वो सालों पहले पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गए थे। इब्तिसाम भाई, आज अपने बच्चों को यूँ खुशबाश देखकर दिल से खुशी हो रही है, सच में। अब्दाल अब्दुल्ला ने सब बच्चों को हँसी-मज़ाक में मशगूल देख खुशदिली से कहा। हाँ, वाक़ई अब ज़िंदगी का कोई पता नहीं रहा। बस यही चाहता हूँ कि अपने बच्चों की खुशियाँ देख लूँ। मीराम और ज़ारान तो साथ बहुत खुश हैं। बस ईसा भी अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला ले ले तो मुझे सुकून आ जाएगा। वो संजीदगी से गोया हुई थी। वाक़ई आप सही कह रहे हैं, अब ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा। ज़रान ने ज़रा माज़ी में की गई गलतियों को सुधार लेना चाहिए। वो एक ट्रांस में बोले थे। इस्तेसान साहब ने ज़रा चौंक कर इनकी जानिब देखा था। पता भी है क्या कह रहे हो? इन्होंने चौंक कर देखा था। जी भाई साहब, बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो बोझल दिल से बोले थे। अपने दिल पर से बोझ हटाना चाहता हूँ। अपने गुनाहों की माफ़ी माँगना चाहता हूँ। अब आप ज़ारान को ही देख लें। इब्तिसाम साहब खामोशी से लब भींच गए थे। सोच लो, क्योंकि तुम्हारा कोई भी कदम तुम्हारे ख़ानदान के शर-ए-अज़्ज़े को बिखेर कर रख देगा। वो आइंदा वक़्त से आगाह कर रहे थे। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, मगर कभी-कभी तो ये हकीकत खुलनी ही थी ना। इब्तिसाम साहब खामोशी इख्तियार कर गए थे। वो जज़्बाती हो रहे थे, मगर भूल रहे थे इनका एक कदम तूफ़ान बर्पा कर सकता था। मुक़द्दस, ये तुम किसके साथ घर वापस आई हो? वो जैसे ही घर में दाखिल हुई, नफ़ीसा बेगम किसी तफ्तीशी अफ़सर की तरह नाज़िल हुई थी। हारिस था, वो मुँह बनाकर बोली। तो इसे वहाँ तुमने बुलाया था? वो मशकूक हुई। अगर मैं कहूँ हाँ तो फिर? तल्ख़ मिज़ाजी तो इसकी ज़ात का हिस्सा था। शादी से इनकार करके अब कौन-सी वो अधूरा छोड़ गई। फुप्पो प्लीज़, मैं थकी हुई आई हूँ, वो चिढ़कर बोली थी। अच्छा, ज़्यादा तेवर ना दिखाओ, कपड़े तब्दील करके किचन में आओ, बहुत काम पड़ा है। वो ज़िद छुई थी। आती हूँ। वो कंधे झटकती अपने कमरे की जानिब बढ़ी थी। एक बार फिर ज़िंदगी से शदीद किस्म की नफ़रत हुई थी। ईसा आज काफ़ी दिनों बाद अपने पुराने दोस्त अहबाब से मिल रहा था, जिन्होंने माज़ी का हवाला दिए बगैर इसे खुश दिली से वेलकम किया था। यार, जितना ये बंदा यूएस में फ़ेमस चल रहा था और जिस तरह धड़ाधड़ इसके स्टैंड अप कॉमेडी के शोज़ वायरल हो रहे थे, मुझे तो लगा था अब तक कोई गोरी इसके प्यार में मर मिटी होगी और इस बार ये पक्का मिंगल होकर आएगा। ये मॉर्निंग शो होस्ट सनम थी। यार, सिर्फ मिंगल, मुझे तो लगा था इसने अब तक मुझे 3-4 बच्चों का चाचू बना दिया होगा। आसिफ के कहने पर सबका कहका बेसाख्ता था। अगर मैं किसी गोरी से इश्क लड़ा लेता ना, तो मेरे बाप दादा ने मुझे खड़े-खड़े गोली से उड़ा देना था। वो ज़रा मुँह बनाकर बोला, सब कहने की बातें हैं बेटा, जब होता ना तेरी गोद में छोटा ईसा, तो फिर बहू फिरंगी हो या पाकिस्तानी, वारिस मैटर करता है ब्रादर। वो असलूबी से गोया होते मुसलसल ईसा को छेड़ रहे थे, जो आज सालों बाद इनके साथ बैठा बहुत हल्का-फुल्का महसूस कर रहा था। मे आई कम इन सर? वो उमर के बुलाने पर ऑफिस आती इजाज़त ले रही थी। यस कम इन, वो खुशदिली से बोला, तो वो छोटे-छोटे कदम लेती कमरे में दाखिल हो गई थी। बैठे मिस मुक़द्दस, वो ज़्यादा ही मुस्कुरा रहा था। मुक़द्दस कुर्सी खींचकर बैठ गई थी। थैंक यू। सर, आपने बुलाया मुझे? वो इसे खामोश देखकर पूछ रही थी। जी, दरअसल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इस जॉब से आपको कोई मसला तो नहीं है? आप यहाँ कंफर्टेबल हैं ना? मुक़द्दस को ज़रा अजीब लगा। जी सर, कोई परेशानी नहीं है। वो निगाहें इधर-उधर करती लापरवाही से बात कर रही थी। गुड, चलें फिर आप सीट पर जाएँ और अपना काम कीजिए और अगर आपको कोई भी मसला हो तो फ़ौरी मुझे बताइएगा। वो निगाहें चलाती वहाँ से निकल आई थी। मुक़द्दस, ये दिसंबर की सर्द रातें थीं, अब तो कराची में भी सर्दी बला की पड़ने लगी थी। इसे पिछले कई दिनों से नज़ला ज़ुकाम था, जो आराम ना मिलने के बाइस काबू में ही नहीं आ रहा था। एंटीबायोटिक से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इसे डॉक्टर ने चेस्ट इन्फेक्शन बताया था। वो अभी सारे काम निपटा कर बिस्तर में घुसी थी कि पुप्पो बेगम एक बार फिर पुकारती हुई आ गई थी। जी, वो अभी नींद-दराज़ ही थी। चलो बीबी, बस करो और ये ज़रा बिस्तर छोड़ो। तुम्हारे पुप्पा को बुरी तरह से खाँसी हो रही है, इनके लिए ज़रा कहवा बना दो या एक काम करो, किचन चिकन की यखनी बना दो।
इन्होंने आज सही से रात का खाना भी नहीं खाया। मुकद्दस को इनका सुन ज़रा परेशानी हुई। क्या हुआ अंकल को? वो अपनी तबीयत नज़रअंदाज करती तेज़ी से बिस्तर छोड़ उठी। खाँसी हो रही है, ज़रा जल्दी उठो। वो ज़ोर-ज़ोर दुखते बदन को नज़रअंदाज किए उठकर तेज़ी से किचन की जानिब बढ़ी थी और कहवा बनाने के साथ-साथ यखनी भी साथ ही चढ़ाई थी। फुप्पो अंकल सो गए? गरम कपड़े से सीने की सिकाई के बाद जाकर इनकी खाँसी में ज़रा फ़र्क आया था। हाँ, अभी सोए हैं। तुम भी सो जाओ जाकर, सुबह ऑफ़िस जाना होगा। मुकद्दस को याद आया कि रात के 3 बज चुके थे। जी, बस जा रही हूँ, आप अंकल का ध्यान रखिएगा। वो याद दहानी कराती कमरे से निकल आई थी। उफ़! क्या ज़िंदगी है। वो बिस्तर पर लेटी तो कमर ऐसे महसूस हुई थी गोया तख्ता हो। मुकद्दस, तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून नाम की चीज़ निकल चुकी है, तो अब तुम इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करो। वो जले दिल से सोचती, सर झटक गई और सोने की कोशिश करने लगी थी। अब अपनी ही तबीयत बिगड़ती महसूस हो रही थी। हवा में हल्की हल्की खुनकी थी। सड़क पर चलती गाड़ियों की हेडलाइट्स मध्यम रोशनी फैला रही थी। इशा की अजान की सदाएं दूर कहीं बुलंद हो रही थी और शहर की गहमा गहमी अब धीरे धीरे कम हो रही थी। ईसा अब्दुल्ला तेजी से गाड़ी ड्राइव करता अपने घर की तरफ चला जा रहा था। गाड़ी में हल्की हवा में म्यूजिक चल रहा था और आरामदेह अंदाज में स्टीयरिंग पर हाथ रखे सड़क पर नजरें जमाए हुए था। अचानक जैसे ही एक सिग्नल के करीब पहुंचा, एक लड़की बिना देखे सड़क पार करने लगी। ईसा ने अचानक हुई इब्तिदा पर झट से ब्रेक लगाया था और गाड़ी के टायर रगड़ने की आवाज के साथ चंद इंच के फासले पर रुक गए थे। अगर अभी वो बर वक्त ब्रेक ना लगाता तो अभी ये मंजर एक खौफनाक हादसे की शक्ल इख्तियार कर लेता। मुकद्दस जो आज ऑफिस से वापसी पर देर हो जाने के बायस जरा परेशान सी तेजी से रोड क्रॉस कर रही थी कि किसी की गाड़ी बिल्कुल इंच भर के फासले पर ठहरी थी। खौफजदा नजरों से गाड़ी की तरफ देखने लगी। चेहरे पर परेशानी के आसार वाज़ेह थे। ईसा ने तेज रोशनियों में इस लड़की के हैवले को देख गुस्से से गहरी सांस ली और झटके से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। मगर फिर भी ज़ब्त करना बिल्कुल नहीं भूला था, क्योंकि शायद नहीं यकीनन लड़की खौफज़दा हो गई थी। आर यू ओके? इसने परेशानी से पूछा। लड़की ने सर अज़बात में हिलाया, मगर इसकी सांसें अभी तक बेतरतीब थीं। वो शायद ऑफिस से वापस आ रही थी। इसका लिबास नफासत से इस्त्री-शुदा था और हाथ में फाइलें दबी हुई थीं। आपकी गाड़ी बहुत तेज़ थी। मुकद्दस ने कतरे झिझकते हुए उल्टा इल्ज़ाम इसके सर डाला। वो दोनों गाड़ियों की तेज़ रोशनी में एक-दूसरे का चेहरा वाज़ेह तौर पर नहीं देख सके थे। मुझे नहीं लगता कि मैं कार इतनी तेज़ चला रहा था, लेकिन आपको ध्यान से चलना चाहिए था। रात को इस तरह सड़क पार करना खतरे से खाली हरगिज़ नहीं है। इसने खुद पर ज़ब्त करते नरमी से कहा, मगर इसके लहजे में हल्की-सी नाराज़गी वाज़ेह थी। लड़की ने एक नज़र घड़ी पर डाली और बगौर इस शख्स का चेहरा देखा और उजलत में शुक्रिया अदा करती अपने रास्ते चल दी। ईसा भी सर झटकता अपनी गाड़ी में जा बैठा, क्योंकि अब पीछे गाड़ियों का रश लगने लगा था। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी सिग्नल की दूसरी साइड से इसे इशारा दे रहा था। घर की फिज़ा में एक अजीब-सा तनाव था। दीवार की घड़ी की सुइयाँ रात के 11 बजे का अंदिया दे रही थीं। पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था, मगर डाइनिंग रूम में 2 चेहरे बेचैनी से एक-दूसरे को देख रहे थे। सोफ़े पर बैठी पुप्पो के चेहरे से फ़िक्र वाज़ेह झलक रही थी। ना जाने वो लड़की कहाँ रह गई थी। बज़ाहिर वो लावारिस थी, मगर वो ये जानती थी कि अगर इसे ज़रा-सी ऊँच-नीच हो जाती, तो इसके 10 वारिसीन ने खड़े होकर पूछगछ शुरू कर देनी थी। जबकि फूफा की नज़रें दरवाज़े पर जमी हुई थीं। पेशानी पर सैकड़ों बल पड़े हुए थे। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और मुकद्दस उड़ी हुई रंगत के साथ थके-थके कदमों से अंदर दाखिल हुई। जैसे ही इसने कदम रखा, फूफा की तेज छुपती हुई नज़रें इसे अपने हिसार में लिया। इनकी तेवरी चढ़ी हुई थी, चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। ये कोई वक़्त है घर आने का? इनकी दहाड़ती हुई आवाज़ पर मुकद्दस चौंक कर रुक गई। इसने नज़रें उठाईं तो फूफो की तेज़ निगाहें इस पर मरकूज़ थीं। इसने आज पहली बार आगा साहब को गुस्सा करते देखा था, वरना वो तो अच्छे खासे नर्म मिजाजी इंसान थे। कहाँ थी तू इतनी देर तक? फूफो ने सख्त लहजे में पूछा। ऑफिस में काम ज़्यादा था इसलिए देर हो गई। मुकद्दस ने धीमे लहजे में जवाब दिया। दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। काम ज़्यादा था या कोई और बहाना बना रही हो? ये कोई तरीका है? रात के इस पहर जवान लड़की का यूँ घर से बाहर रहना? मैंने पहले भी कहा था, मैं इस लड़की को अपने घर में मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुकद्दस का दिल ज़ोर से धड़का। इसे अंदाज़ा था कि देर से वापसी पर गुस्सा होगा, मगर इतना शदीद रद्द-ए-अमल। फूफा मैं बस अब मैं और कुछ सुनने के मूड में नहीं हूँ। वो निशिस्त छोड़कर उठ खड़े हुए। मुकद्दस ने खौफ से 2 कदम पीछे लिए। ये लड़की जैसे चाहे घूमे, मुझे कोई गर्ज नहीं, मगर मैं इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता। जवान लड़की को पालना आसान नहीं है, ना ही हमारे बस की बात है। इसका कोई इंतज़ाम करो, इसकी माँ से बात करो और अगर वो कान नहीं धरती तो इसके इन लैंडलॉर्ड बाप-दादा से राब्ता करो जो अपनी औलाद को गुनाहों की तरह छुपाते फिरते हैं। मुकद्दस की आँखों में आँसू आ गए। वो फूफा की तरफ देखने लगी। शायद वो इसके दिफ़ा में कुछ कहती, मगर वो खामोश बैठी रहीं, जैसे इन्हें इससे कोई गर्ज़ ही ना हो।
भला वो इतने भी खुदगर्ज़ रवैये की मुस्तहिक तो हरगिज़ नहीं थी। वो पुप्पो पर एक नज़र डाल अपने आँसू पर ज़ब्त करती भागने के अंदाज़ में अपने कमरे की जानिब बढ़ी थी। जारी है। इसका दूसरा हिस्सा कल इसी वक्त चैनल पर अपलोड हो जाएगा।